नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मेरा नाम है पुनीत उपाध्याय और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। ये टॉपिक आपका E20 एथेनॉल 20 से जुड़ा हुआ है और आपको पता है कि यह बहुत ज़्यादा चर्चा में है। अभी हमारे देश में कई दिनों से आप देखेंगे तो इसको लेकर अलग-अलग प्रकार की जो बहस है वह आपको देखने को मिल जा रही है और इसी बहस के बीच जो हमारी केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार ने आप देखेंगे तो एक FAQ जारी किया है और जारी करके जो है कुछ प्रश्नों का जो स्पष्टीकरण है वह दिया है और साथ ही साथ जो E20 एथेनॉल 20 की जो नीति है इसका जो है बचाव किया है। दोस्तों, सरकार ने अभी स्वीकार किया कि कुछ वाहनों में जो E20 के उपयोग हैं इनसे जो है 3 से लेकर 5% तक का जो माइलेज है वह कम हो सकता है। दोस्तों, आपको पता होगा कि कई दिनों से, कई महीनों से आप कह सकते हैं एक बहस का विषय रह रहा था कि इससे जो है जो गाड़ियां हैं वह लगातार प्रभावित हो रही हैं। जो मुख्य रूप से हम पेट्रोल में जो 20% एथेनॉल का मिक्सचर कर रहे हैं जो उसको मिला रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर सरकार ने इस बात को अभी माना कि इससे जो है थोड़ा-सा माइलेज कम देखने को मिल सकता है, लेकिन इससे कोई बहुत बड़ा नुकसान, कोई बहुत बड़ा क्षति इंजन को नहीं होगा। दोस्तों, इसके अलावा अगर हम बात करें तो सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि देश भर में E20 के साथ-साथ जो शुद्ध पेट्रोल है या जो E10 जैसे कम एथेनॉल मिश्रण वाले ईंधन हैं, इनको समानांतर रूप से उपलब्ध कराना व्यावहारिक नहीं है। दोस्तों, सरकार का इसमें तर्क क्या है? तो सरकार का तर्क है कि E20 की जो ऑक्टेन रेटिंग है, यह आप देखेंगे तो अधिक है और यह बेहतर दहन और कम नॉकिंग के साथ-साथ आप देखेंगे जो स्मूथ एक्सेलरेशन और जो स्वच्छ इंजन संचालन है यह सुनिश्चित करने में सहायक हो रहा है और इसलिए पुराने ईंधन मिश्रणों की जो पुराने ईंधन की बात करें तो मिश्रणों की ओर लौटना तकनीकी और आर्थिक दृष्टि से बहुत उचित जो है केंद्र सरकार के अनुसार माना जा रहा है। दोस्तों, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने आप देखेंगे तो सोशल मीडिया पर फैल रही उन आकांक्षाओं को भी खारिज कर दिया है जिनमें आप देखेंगे कि दावा किया जा रहा था कि E20 से जो इंजन है, जो रबर के पुर्जे हैं, जो ईंधन प्रणाली है, इनको लगातार नुकसान हो रहा है। मंत्रालय के अनुसार अगर हम बात करें तो मंत्रालय का कहना है कि वाहन निर्माता, परीक्षण एजेंसियां और जो अनुसंधान संस्थान है इनके द्वारा एक व्यापक परीक्षण किया गया है और करोड़ों वाहनों को आप देखेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से इस प्रकार का जो ईंधन है डालकर एक ट्रैकिंग रिकॉर्ड है वह जो है देखा गया है और इसके कारण आप देखेंगे जो E20 है इसके कारण अगर आप देखेंगे तो कोई व्यापक इंजन क्षति का कोई भी प्रमाण हमारे पास देखने को नहीं मिला है और इस बात को बिल्कुल निराधार साबित कर रही है जो हमारी गवर्नमेंट है कि इस प्रकार से किसी भी प्रकार की क्षति आपके जो है मोटर व्हीकल्स में देखने को मिल रही है ना। तो पहले तो यह आर्टिकल हो गया, यह न्यूज़ हो गया। अब दोस्तों, हम थोड़ा-सा बेसिक बात करेंगे कि इथेनॉल क्या है, कैसे बनता है ना? और इसके अलावा अगर हम बात करें तो E20 या उससे ज़्यादा जो मुख्य रूप से ब्लेंड वाले फ्यूल हैं उनका इस्तेमाल कौन कौन से देश करते हैं, कौन सा देश है जो मुख्य रूप से कंप्लीटली आप देखेंगे तो इथेनॉल वाली जो फ्यूल है उसको जो है मुख्य रूप से यूज करता हुआ नजर आता है। तो इन सभी बातों की चर्चा हम अपने इसी सेशन में बहुत बेहतर तरीके से करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे, आप जब पेट्रोल टंकी पर जाएंगे तो E20, E22, 25, 30, 85 ऐसा जो है आपको नोजल्स देखने को मिलेंगे जिसमें अलग अलग प्रकार का जो इथेनॉल का मिश्रण है वह पेट्रोल में मिलाकर जो है प्रेजेंट किया जा रहा है और उसको जो है गाड़ियों में डाला जा रहा है। और जहां पर आप देखते होंगे E20 वाला आपको एक जो पैनल देखने को मिलेगा उससे जो है आप देखेंगे तो 80% पेट्रोल और 20% एथेनॉल मिक्सचर वाला जो ऑयल है वह आपकी गाड़ी में डाला जाता है। इस बात को आप जानते होंगे। दोस्तों, अगर हम बात करें सबसे पहले कि इथेनॉल क्या है और कैसे बनता है तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है बात हो जाएगी आपके लिए। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इथेनॉल एक तरह का अल्कोहल है जो गन्ना, मक्का, चावल, गेहूं जैसी जो फसल है इनके प्रोसेसिंग के माध्यम से तैयार किया जाता है। दोस्तों, इथेनॉल ज्वलनशील होता है इसलिए ईंधन के तौर पर पेट्रोल में मिलाकर इसका इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो E10, E20 और E85 जैसा जो एक अवधारणा वो आपको आए दिनों सुनने को मिलता है। E10 की जब हम आपसे बात करेंगे तो आप ध्यान रखिएगा, E10 का मतलब हुआ कि पेट्रोल में 10% का जो एथेनॉल है उसका मिक्सचर। इसी प्रकार E20 की जब हम बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, पेट्रोल में 20% एथेनॉल का मिक्सचर और पेट्रोल में जब 85% एथेनॉल का मिक्सचर होगा तो हम E85 इसको कहते हैं। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इसे जो है आप देखेंगे तो कैसे प्रोसेस किया जाता है इसकी भी जो स्टेप बाय स्टेप जो गतिविधि है उसको हमने यहाँ पर शामिल किया है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर गन्ने से एथेनॉल बनाने के 5 प्रमुख स्टेप जो है आपको नजर आते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे तो गन्ने को पेर कर रस निकाला जाता है और इसमें प्राकृतिक शुगर जो है आपको देखने को मिलता है। दोस्तों, स्टेप 2 पे आप देखेंगे तो फर्मेंटेशन टैंक में इसको डाला जाता है। यहाँ इस प्रकार का टैंक आपको जो दिख रहा है इसको डालकर इसमें ईस्ट मिलाया जाता है और मिक्सचर अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में
आपको बदलते हुए दिखाई दे देती है। फिर इसके बाद हम स्टेप 3 पर जाते हैं और देखते हैं इसमें गर्म करके पानी अलग अलग करते हैं, है ना, और इस प्रक्रिया से लगभग 95% जो शुद्ध अल्कोहल है वह मिलता है और ईंधन के लिए 0.5% पानी भी इसमें नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखा जाता है स्टेप 3 में। देन उसके बाद हम स्टेप 4 पर आते हैं। मॉलिक्यूलर जो सिव है इसके जरिए एथेनॉल से पानी के अणुओं को पूरी तरह अलग किया जाता है। अब आप देखेंगे तो पारदर्शी तरल पदार्थ एथेनॉल तैयार हो जाता है और फिर यह आयल आप देखेंगे तो डिपो में पेट्रोल और एथेनॉल कंप्यूटर के जरिए सेट अनुपात में मिक्स होता है और फिर देश भर के पेट्रोल पंप में यह जो है पहुंचता है और वहां से इसका वितरण देखने को मिलता है। तो पूरी प्रक्रिया इस प्रकार की एथेनॉल की आपको देखने को मिलती है। एक शब्द और आता है एथेनॉल जो ब्लेंडिंग है, यह क्या है इसके बारे में भी थोड़ा सा देखेंगे। तो दोस्तों पेट्रोल में जब एक खास तरह का अल्कोहल यानी एथेनॉल मिलाना जो होता है उसको एथेनॉल ब्लेंडिंग का जो ब्लेंडिंग कहा है वह जाता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और अगर हम बात करें तो हमने इस सभी की चर्चा कर ली, E10, E20, E85 जो मुख्य रूप से इसकी जो ब्लेंडिंग हो रही है इसके संदर्भ में। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि E20 या उससे ज्यादा जो ब्लेंड वाले फ्यूल हैं उनका इस्तेमाल करने वाले देशों में आप ब्राजील का नाम अगर देखेंगे तो सबसे टॉप पर आपको देखने को मिलेगा। यहां पर आप देखेंगे तो E27.5 से E30 लागू और जो फ्लैक्स फ्यूल गाड़ियां हैं इनके लिए 100% जो इथेनॉल है वह आपको देखने को मिल जाता है। तो सबसे टॉप पर आप देखेंगे ब्राजील एक ऐसा देश है जहां पर इथेनॉल युक्त गाड़ियों की संख्या बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगी, जहां पर हम E100 का यूज करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जो पराग्वे है, जो भारत है, थाईलैंड है, बोल्विया है, जिम्बाब्वे है, यूएसए है, फिलीपींस है, स्वीडन है, ये सभी कंट्री हैं जो मुख्य रूप से यहाँ पर इथेनॉल से चलने वाली गाड़ियों का जो यूज है वह लगातार कर रहे हैं। ठीक है, तो इस बात को आप विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ इसके प्रोसेसिंग को भी आप बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर ध्यान रखेंगे, जैसा हमने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया। दोस्तों ध्यान रखिएगा, भारत में पेट्रोल, अगर हम भारत की बात करें तो पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा लगातार बढ़ रही है यहाँ पर, और वर्तमान में E20 की बात करें तो 20% इथेनॉल और 80% जो पेट्रोल है देश भर में आप देखेंगे तो सामान्य ईंधन के रूप में उपलब्ध है। भविष्य में इसको हम E25, फिर उसके बाद E85 और E100 जैसे अधिक इथेनॉल मिश्रित जो ईंधन होंगे उनकी तरफ बढ़ाने की योजना लेकर आएंगे। और ऐसे में दुनिया का सबसे सफल उदाहरण आपको देखने को मिलता है ब्राजील का, जो ब्राजील इस चीज को अभी प्रॉपर ट्रैक कर रहा है और अच्छे तरीके से इस पर काम कर रहा है, जिसमें आप देखेंगे तो लगभग 50 वर्षों से जो एथेनॉल आधारित जो परिवहन प्रणाली है उसको विकसित कर लिया है यहाँ पर ब्राजील ने। ब्राजील की बात करें दोस्तों तो ब्राजील ने एथेनॉल अपनाने की जो प्रक्रिया है वह कैसे शुरू करी, इसके बारे में मैं अगर आपसे बात करूं तो यह वर्ष 1973 का, जब वैश्विक संकट आता है, वैश्विक तेल संकट। इसके बाद आप देखेंगे तो ब्राजील ने तेल आयात पर जो निर्भरता है उसको कम करने का निर्णय लिया और उसके बाद 1975 में जो मुख्य रूप से नेशनल अल्कोहल प्रोग्राम है उसको शुरू किया। और इसके बाद आप देखेंगे तो आगे जो है प्रक्रिया जारी करता है और मुख्य रूप से एथेनॉल का उपयोग धीरे धीरे वह अपने यहाँ करना स्टार्ट कर देता है। दोस्तों हालांकि आप गौर करेंगे तो पेट्रोल में जो एथेनॉल है इसको मिलाने का जो पहला कानून है वह आपको सन 1931 में ही देखने को मिल जाता है, वह बनाया गया था। और इसके बाद आप देखेंगे कई दशकों तक इसको चरणबद्ध तरीके से जो है उपयोग में लाया जाता है। और 2025 की बात करें तो ब्राजील आप देखेंगे जो है 30 यानी कि 30% एथेनॉल मिश्रित जो पेट्रोल है उसको कंप्लीटली अपने देश में अनिवार्य रूप से लागू कर दिया है। वह जो है अनिवार्यता के साथ वहां पर लागू है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। एक चीज और आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है दोस्तों कि जो एथेनॉल है इसका जो जनरेशन है दो देखने को मिलता है, फर्स्ट जनरेशन एथेनॉल और सेकंड जनरेशन एथेनॉल है। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन एथेनॉल की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे शुगर केन से, और सेकंड जनरेशन के एथेनॉल की बात करें तो जो क्रॉप जो है हमारे जो मुख्य रूप से एग्रीकल्चर वेस्ट हैं इनसे जो है, और जो एनवायरमेंट फ्रेंडली चीजें हैं उनसे जो है आप देखेंगे तो सेकंड जनरेशन का जो एथेनॉल है वह तैयार किया जाता है। तो इसको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। फर्स्ट जनरेशन एथेनॉल में गन्ने का जो वेस्टेज है, चुकंदर का जो वेस्टेज है, आलू का जो वेस्टेज है, ज्वार का जो वेस्टेज है यह आपको देखने को मिलेगा। सेकंड जनरेशन एथेनॉल में चावल का वेस्टेज, गेहूं का वेस्टेज, भुट्टा का वेस्टेज, बांस का वेस्टेज, तो यह सभी जो है आपको देखने को मिलेगा। इनका फर्मेंटेशन करके एथेनॉल बनाया जाता है। ठीक है, तो इस पर आप ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे तरीके से। अब दोस्तों आप देखेंगे जब हमारी सरकार ने FAQ जारी करी तो बहुत सारे अलग अलग प्रश्न आए और उसी में से कुछ प्रश्न सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। जैसे आप देखेंगे एक पहला जो प्रश्न था कि एथेनॉल फ्यूल में चींटियां लग रही हैं। ठीक है, तो उसके जवाब में सरकार ने बहुत अच्छे से आंसर किया। एथेनॉल के उत्पादन के दौरान जो शक्कर है यह पूरी तरह से समाप्त हो जाती है, इसके बारे में जानकारी मिली है। इसके बाद इसमें ऐसे रसायन मिलाए जाते हैं जो कीड़ों को दूर रखते हैं। E20 पेट्रोल और चींटियों के आकर्षित होने के बीच कोई वैज्ञानिक संबंध नहीं नजर आता है, यह जो है देखने को मिलता है।
दूसरा एक प्रश्न आता है कि गन्ने का रस पेट्रोल में मिलाया जा रहा है, ठीक है, तो इसके बारे में भी जवाब आता है कि यह दावा पूरी तरह से भ्रामक और निराधार है। ईंधन में आप देखेंगे तो इस्तेमाल होने वाला इथेनॉल औद्योगिक प्रक्रिया से तैयार किया जाता है। पेट्रोल में अगर हम बात करें तो पेट्रोल में मिलाने से पहले इसे सख्त गुणवत्ता वाले जो मानक हैं उन पर इसको परखा जाता है। तो यहां पर इस बात को भी निराधार साबित किया जाता है। इसके बाद तीसरा एक सवाल और भी जो खूब ज्यादा चर्चा में है सोशल मीडिया पर, वह यह है कि E20 से इंजन खराब हो रहे हैं, माइलेज घट रहा है। तो यह सबसे बड़ा प्रश्न यही आपको देखने को मिला था और इसी के संदर्भ में आज आप देखेंगे तो न्यूज़पेपर में आपको आर्टिकल भी देखने को मिल जाता है। तो इसके संदर्भ में भी मंत्रालय ने जवाब दिया और कहा कि E20 पेट्रोल लागू होने के बाद इंजन खराब होने या वाहन के बंद पड़ने जैसे जो कोई ऐसे जो गंभीर समस्या है वह सामने किसी भी गाड़ी में नहीं आ रहे हैं। सरकार का कहना है कि E20 ईंधन निर्धारित मानकों के अनुसार बिल्कुल सुरक्षित है, इस प्रकार की कोई समस्या नहीं है, ठीक है, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया। तो यहां पर आप देखेंगे इससे संबंधित जो बातें हैं इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाती हैं। अब दोस्तों क्या मिथ है क्या ट्रुथ है, इसके बारे में अगर हम देखें तो मुख्य रूप से यहां पर कहा जा रहा है कि इथेनॉल हैज नो बेनिफिट्स, है ना, लेकिन अगर हम इसके ट्रुथ की बात करें तो इसका जो योगदान है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे तो जो CO2 एमिशन है इसको रिड्यूस करेगा यह, है ना। इसके अलावा आप देखेंगे जो लेस सब्सिडीज है वह इस पर देखने को मिलेगी और भी बहुत सारे इसके फायदे हैं, ठीक है। तो इनके फायदे पर भी हम बहुत अच्छे तरीके से एक बार चर्चा कर लेते हैं, क्या क्या फायदे इसमें हो सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, पर्यावरण के लिए सबसे पहले यह बेहतर है। जो लाइफ साइकिल है इसके आधार पर लगभग 40% तक जो हम कार्बन उत्सर्जन है उसको जो है कम कर पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप ध्यान रखिएगा जो प्रदूषणकारी कण है वह भी इससे जो है कम निकलते हैं सामान्य जो पेट्रोल की तुलना में अगर हम देखें। इसके अलावा इंजन का जो बेहतर प्रदर्शन है वह हो पाता है। E20 की जो ऑक्टेन रेटिंग है वह आपको पता है कि अधिक होती है, बेहतर दहन इससे हो पाता है और इंजन में आप देखेंगे तो जो नॉकिंग है वह कम हो पाती है और पिकअप और जो एक्सेलरेशन है वह बेहतर मिल पाता है। तो इंजन का बेहतर जो प्रदर्शन है वह आपको देखने को मिलेगा। इससे किसानों की आय बढ़ाने के संदर्भ में देखें तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण लाभ यह देखने को मिलता है। जैसे एथेनॉल मुख्यतः आपको पता हो गया है कि गन्ना मक्का आदि से बनाया जा रहा है, तो इससे किसानों की जो आय है वह बढ़ सकती है, कृषि आय, और उनको जो है बेहतर मूल्य इसका मिल सकता है। जो वेस्ट हुआ करता था, जो इसको लगातार जो है यह इस तरीके से यूज करते थे जिसके बदले में कोई एवज में पैसा नहीं मिलता था, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आयातित जो कच्चे तेल है इन पर निर्भरता हमारी कम होगी। अगर हम 20% एथेनॉल मिलाते हैं तो भारत का जो आयात बिल है वह घटेगा, ऊर्जा सुरक्षा जो एनर्जी सिक्योरिटी है वह बेहतर हो पाएगी। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा, है ना। तो यह कुछ लाभ है। इसमें सबसे बड़े जो फायदे हैं 5 यहाँ पर आपको बहुत अच्छे तरीके से दिए गए हैं। इसमें आप देखेंगे तो मुख्य रूप से E20 पेट्रोल में यूज होने वाला एथेनॉल एक बायोफ्यूल आपको पता है, नॉर्मल पेट्रोल के मुकाबले इसमें जो पॉल्यूशन है वह कम होगा, जैसा कि हमने बताया आपको अभी पहले ही। इसके अलावा आप देखेंगे एग्रीकल्चर वेस्ट से भी एथेनॉल बनाया जाता है, तो ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को इससे लाभ होगा। इसके अलावा पॉकेट फ्रेंडली होगा यह, और आप देखेंगे इससे जो है देश भर में इस्तेमाल होने वाले पेट्रोल के आयात पर देश की जो निर्भरता है वह कम हो सकेगी और देश की जो विदेशी मुद्रा है उसमें बचत हो सकेगी, ठीक है। तो यह सारे लाभ होंगे। दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया कि E20 से 50% तक घट जाएगा कारों से जो कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जन है वह, है ना। E10 से आप देखेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन लगभग 20% तक घट जाता है, और यहीं पर 20 से अगर हम बात करें तो आप देखेंगे दोपहिया वाहनों से कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन लगभग 30% तक कम होता है। और यहीं पर हम अगर 4 व्हीलर्स की बात करें, 4 पहिया वाहनों की बात करें, तो E20 से आप देखेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड में 50% तक की जो गिरावट है वह देखने को मिल जाएगी, है ना। तो यहां पर आप देखेंगे यह एक बहुत बड़ा जो लाभ है हमको देखने को मिल जाता है। दोस्तों अब कुछ चुनौतियां भी हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि जो चुनौती है सबसे पहले माइलेज की जो चुनौती अभी सामने आ रही है वह तो है ही है। 3 से लेकर 5% तक की जो माइलेज जो डेफिसिट है। इसके अलावा आप देखेंगे जो फूड वर्सेज जो फ्यूल डिबेट्स है वह आपको देखने को मिल जा रहा है, वह बहुत ही प्रमुख चुनौती है। इसके अलावा जो वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स हैं उनमें जो है बढ़ोतरी होगी, और मुख्य रूप से जो एक संकट होगा वह एक प्रमुख चुनौती के रूप में देखने को मिल सकता है ना। तो कुछ चुनौतियां भी नजर आती हैं दोस्तों, इसको भी ध्यान रखिएगा, है ना। इसको बनाने में जल प्रदूषण भी होता है दोस्तों, है ना। पानी भी कई गुना ज्यादा लगता है, और आप देखेंगे तो 22.3% तक का एनर्जी का नुकसान होता है। वायु प्रदूषण और गर्मी में जो इजाफा है वह देखने को मिलता है इससे, है ना। तो यहाँ पर यह सभी आपको प्रमुख चुनौतियां भी देखने को मिल जाती हैं। सबसे प्रमुख चुनौती की बात करें, और जो एक प्रश्न और आ रहा था लगातार FAQ में, वह यह है कि E20 पेट्रोल से सबसे ज्यादा जो रबर वाशर है और जो फ्यूल पाइप है वह खराब हो रहे हैं। तो उनके संदर्भ में भी हम एक बार देखते हैं। दोस्तों आपको पता है कि यहाँ पर
ये इंजन से पेट्रोल लीक होने से रोकता है, जो आपका रबर वाशर होता है, आप लोग जानते होंगे। और E20 से जो खतरा है उसके बारे में यह कहा जा रहा है कि पुरानी गाड़ियों में एथेनॉल के संपर्क में आने से यह गलने और कड़े होने या टूटने लगते हैं, जिससे पेट्रोल लीक होने का खतरा बढ़ जाता है ना। और इससे जो है जोखिमपूर्ण जो बात है वह सामने निकल कर आ जाती है। इसी प्रकार फ्यूल पाइप की बात करें तो आपको पता होगा कि रबर या प्लास्टिक की नली एक प्रकार की होती है, आपने ऐसा देखा होगा। इसका काम क्या होता है, तो आपको पता है कि पेट्रोल को फ्यूल टैंक से इंजन तक पहुंचाता है और हाई प्रेशर को झेलने के लिए यह आपको बना हुआ दिखाई दे देता है। अब दोस्तों, पुरानी गाड़ियों के एथेनॉल से रबर पाइप अंदर से कमजोर होने लगते हैं, जिससे दरारें आ सकती हैं और बीच में ही फट सकते हैं और दुर्घटना इससे हो सकती है। तो यहां पर आप देखेंगे मुख्य रूप से यह भी चुनौती कुछ आपको सामने नजर आती है। इसके संदर्भ में इसको भी आप गौर करेंगे, ठीक है। तो मुख्य रूप से आप देखेंगे यह इसका पॉजिटिव पक्ष जो इथेनॉल 20 है, और इसके अलावा जो आप देखेंगे जो इससे संबंधित जो चुनौतियां हैं वो हम देख पाए हैं। और आज अभी प्रेजेंट में क्यों चर्चा में है, इस बात को हम स्पष्ट तरीके से समझ पाए हैं। तो एक बार इन सभी चीजों को आप कनेक्ट करिएगा, और साथ ही साथ अगर आपके मन में कोई प्रश्न होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछने का भी प्रयास करिएगा। और आशा करता हूं कि इस पूरे वीडियो में आप एथेनॉल बनने की प्रक्रिया, एथेनॉल से जो अभी हमें संभावित लाभ हैं और संभावित जो नुकसान अभी देखने को मिल रहे हैं, और साथ ही साथ जो अभी चर्चा का विषय जिसके कारण यह रहा है, इन सभी बातों को आप कनेक्ट कर पाए होंगे, ठीक है। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, और अगले सेशन में फिर हम ऐसे ही किसी अन्य टॉपिक पर बात करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा रिलेवेंट होगा, और आपके लिए भी बहुत ज्यादा एक जनरल परसेप्शन में अगर आप उसको देखेंगे तो बहुत ज्यादा उसके लिए भी रिलेवेंट होगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का संस्कृति IAS के यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए और मेरे साथ भी जुड़ने के लिए।